जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर करने वाले हैं और ये एएसओ के लिए है और ये सेट नंबर 7 है और इससे पहले 6 और करा चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। और इसमें टोटल 150 सवाल हम कराएंगे, जिसमें से 75 जीके जीएस रहेगा और 25 मैथ रहेगा और 50 रीजनिंग रहेगा। तो इतने सभी सवालों को कराने वाले हैं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है वो मैथ रीजनिंग का है, तो हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। और दूसरा की बात करें तो सवाल नंबर दो की बात करें तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर हो जाएगा इसका 2 का। और 3 की बात करें तो 3 के आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप बना लीजिएगा टेलीग्राम से। और हम जीके जीएस का सोल्यूशन करते हैं इस पर। 4 की बात करें तो 4 नंबर का ऑप्शन आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर 4 का। और 5 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 के आंसर। और 6 की बात करें तो 6 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 के आंसर। और 7 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर हो जाएगा इसका 7 का। और 8 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 8 नंबर की जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 के आंसर सी। और 9 की बात करें तो 9 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9 के आंसर डी। और 10 की बात करें तो 10 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर हो जाएगा इसका 10 का। तो आइए अब आगे देखते हैं। आगे से अब रीजनिंग जीके है तो इसका सोल्यूशन करते हैं। कह रहा है 11 नंबर सवाल में विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि, तो ये जो होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ताप छोटे केंद्र में केंद्रित होता है, छोटे क्षेत्र में। और कुछ बात करें तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे विषुवत रेखा पर चमकता है। और 22 मार्च और 22 सितंबर के बीच सूर्य की उत्तरी गोलार्ध में और 24 सितंबर से 20 मार्च के बीच सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य चमकता है, ये याद रखिएगा। और इसके बारे में कुछ बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा को कर्क रेखा और फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा को मकर रेखा कहते हैं, तो ये सब याद रखिएगा। और एक 0 डिग्री के बारे में याद रखिएगा, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और यह रेखा संपूर्ण पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल 12 नंबर में क्या है, कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसमें कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो किससे कर्क रेखा नहीं गुजरता है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। और भारत के टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है और वो 8 राज्य के बारे में आप याद रखिएगा। 8 के बारे में बताते हैं। एक गुजरात हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, तो ये सब याद रखिएगा, ये सभी से गुजरता है टोटल 8 राज्य से। और कुछ बात करें तो मानचित्र और ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को भौगोलिक रेखा कहा जाता है, ये सब याद रखिएगा। और शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटता है, अटलांटिक महासागर में। आगे सवाल देखते हैं क्या है। 13 नंबर में कह रहा है इक्वाडोर का चिम्बाराओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है। तो ये जो आता है वो शांत में आता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका शांत ज्वालामुखी है। और कुछ सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में बताते हैं, तो याद रखिएगा स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है, इटली में है। माउंट एटना इटली में है सक्रिय ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है, ये भी सक्रिय है। और फिर काकाटोआ इंडोनेशिया में है। और माउंट कैमरून अफ्रीका में है, तो ये सब सक्रिय ज्वालामुखी है। और सुसुप्त ज्वालामुखी याद रखिएगा, तो सुसुप्त ज्वालामुखी जो है नारकोंडम भारत में हो जाएगा, नारकोंडम ज्वालामुखी भारत में है, सुसुप्त ज्वालामुखी प्रसुप्त जिसको बोलते हैं। और एक याद रखिएगा फ्यूजियामा जो कि जापान में है। और विसुवियस इटली में है, विसुवियस ज्वालामुखी, तो ये सब याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी, तो ये माउंट पोपा म्यांमार में है। और फिर चिम्बराओ इक्वाडोर में है, ये सब याद रखिएगा। अगला सवाल 14 नंबर में कह रहा है आग्नेय शैल में निम्नलिखित में से कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं। तो आग्नेय शैल में जो नहीं पाया जाता है वो है, इसे परतदार चट्टानें भी कहते हैं, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी 14 के। और आग्नेय चट्टान रवादार, परतविहीन और कठोर होता है और इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। और आग्नेय चट्टान में धात्विक और अधात्विक खनिजों की प्रधानता होता है, ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल देखते हैं क्या है। और आग्नेय चट्टान के जो उदाहरण हैं वो ग्रेनाइट हो जाएगा, बेसाल्ट, गैब्रो, पायराइट, ये सब जो है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है।
15 नंबर सवाल में कह रहा है गेहूं किस जलवायु की फसल है। तो गेहूं की बात करें तो ये हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, शीतोष्ण जलवायु। और गेहूं की खेती के अनुकूल तापमान बुआई के समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। और गेहूं की खेती के कटाई के समय में गेहूं की खेती हेतु वर्षा जो होता है वो 50 से 75 सेंटीमीटर और हल्की शुष्क मिट्टी या फिर शुष्क रहित मिट्टी आवश्यक है। ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल देखते हैं। और भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, यूपी हो जाएगा सर्वाधिक उत्पादक राज्य भारत में। और भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादकता पंजाब राज्य में है, ये भी याद रखिएगा। आगे सवाल है 16 नंबर कह रहा है 2011 में भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत मुस्लिम धर्म से संबंधित था। तो ये हो जाएगा 14.2%। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 14.2%। और इसके बारे में कुछ बात करें तो धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार मुसलमानों की कुल जनसंख्या 17.22 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 14.2% है, ये याद रखिएगा। और आगे सवाल देख लेते हैं क्या है। महानंदा नदी किसकी एक सहायक नदी है। तो महानंदा की बात करें तो ये है गंगा नदी की सहायक नदी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। और महानंदा नदी बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बहता है। और महानंदा नदी हिमालय से निकलने वाले नदियों में से सबसे पूर्व में गंगा नदी में मिलने वाली नदी है। और यमुना नदी की लंबाई जो है वो 1376 किलोमीटर है, यमुना नदी की लंबाई, ये याद रखिएगा। और गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। आगे सवाल देखते हैं क्या है। और दामोदर की बात करें तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर के बारे में याद रखिएगा। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। 18 नंबर सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा अबोर, झारखंड। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। और अबोर पर्वत चोटी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है अबोर पर्वत चोटी। और इसके बारे में कुछ बात करें तो अबोर पहाड़ियाँ भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ी और उसके से संबंधित राज्य बताते हैं तो पटकाई और नागा ये जो है वो नागालैंड राज्य में है। और खासी जयंतियाँ ये मेघालय राज्य में है, पहाड़ी ये सब है। और डफला पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और संदकफू जो है वो पश्चिम बंगाल में है, ये पहाड़ी। तो ये सब याद रखिएगा। आगे है 19 नंबर कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल का 32 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। और लक्षद्वीप कोरल रीफ निर्मित द्वीप है, कोरल रीफ निर्मित द्वीप है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है, ये याद रखिएगा। और आगे सवाल देखते हैं क्या है। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इसमें से किससे प्रस्तुत की है। तो किसने प्रस्तुत किया है, तो ये प्रस्तुत किया है W.M. डेविस। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, W.M. डेविस। और विलियम मॉरिस डेविस अमेरिका के एक प्रमुख भौगोलिकवेत्ता थे और जिन्होंने कि 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किए थे। और कुछ बात करें तो भूभाग की संरचना पर ही अपरदन का चक्र निर्भर करता है। आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल जो है वो मैथ रीजनिंग का है, तो हम इसका आंसर बता देते हैं। 21 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 22 की बात करें तो 22 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 के आंसर। और 23 की बात करें तो 23 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 के आंसर। और 24 की आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 के आंसर ए। और 25 की बात करें तो 25 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 26 की हो जाएगा 26 में जो है वो कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण है। तो कौन सा निरीक्षण है, तो ये जो है वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का संश्लेषण करते हैं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। और कुछ बात करें तो क्रेब्स चक्र या साइट्रिक एसिड चक्र ग्लूकोज, वसा और एमिनो एसिड के ऑक्सीकरण का अंतिम मार्ग होता है। और आगे सवाल देखते हैं क्या है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। 27 नंबर में कह रहा है हार्मोनों की योगवाही क्रिया शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये जो प्रयोग में लाया जाता है वो लाया जाता है जब दो हार्मोन एक साथ कार्य करते हैं और दोनों एक ही कार्य के लिए योगदान दें। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। और वृद्धि की किसी भी तथ्य प्रत्येक अवस्था में पादप का विकास तथा विभेदन में किसी न किसी वृद्धि नियम करने वाले की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ये सब ध्यान दीजिएगा। आगे सवाल है
28 नंबर में कह रहा है वाट एक सेकेंड वह मात्रक है जो व्यक्त करता है। तो वाट की बात करें तो ये हो जाएगा ऊर्जा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऊर्जा। और कुछ बात करें तो फर्मी लंबाई का मात्रक है, फर्मी जो है लंबाई का मात्रक हो जाएगा। और एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर, एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। और संवेग एवं आवेग का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल देखते हैं। 29 नंबर में कह रहा है यदि समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई में से गिराया जाता है तब दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा। तो ये जो समय लगेगा वो बिल्कुल समान लगेगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल समान। आगे सवाल 31 नंबर कह रहा है समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्म कौन सा है। तो इसका युग्म की बात करें तो ये हो जाएगा Fe3 + Mn²2 स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। आगे जो सवाल है वो 31 नंबर में कह रहा है हैलोजनों में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने में निकली ऊर्जा की मात्रा का सही क्रम क्या है। तो इसका जो सही क्रम है वो हो जाएगा FeCl Br I, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, 31 के सी। और इसके बारे में कुछ बात करें तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लंबधी एथैल्पी का मान बढ़ता है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल जो है वो मैथ रीजनिंग का है, तो हम इसका आंसर बताते हैं। 32 के आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी। और 33 की बात करें तो 33 के आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 के आंसर आप PDF डाउनलोड करके बना लीजिएगा, इसका PDF हम टेलीग्राम पे दे देंगे। 34 के आंसर सी हो जाएगा। और 35 की बात करें तो 35 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35 के आंसर। और 36 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36 के आंसर हो जाएगा। और 38 की बात करें, सॉरी 37, तो 37 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, 37 के। और 38 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 38 के आंसर। और 39 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 39 के आंसर। और 40 की बात करें तो 40 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 40 का। और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 41 की बात करें तो 41 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 41 के आंसर। और 42 के बात करें तो 42 में कह रहा है 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है। तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जो है वो अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। अभी कुछ देर पहले हम बताए थे कि अटलांटिक महासागर से 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कटता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और प्रमुख यामियोत्तर और भूमध्य रेखा के प्रतिच्छेद को नल द्वीप के रूप में जाना जाता है, ये याद रखिएगा। और विश्व के 5 महासागरों में दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर है। और यह पृथ्वी की सतह के लगभग 20% हिस्से को व्याप्त है, ये याद रखिएगा। और 5 महासागरीय क्षेत्रों में सबसे बड़ा और गहरा जो है वो प्रशांत महासागर है। आगे देखते हैं 43 नंबर सवाल में कह रहा है शिलोंग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है। तो शिलोंग की बात करें तो ये हो जाएगा खासी पहाड़ियाँ। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, खासी पहाड़ियाँ। और मेघालय पठार के पश्चिम में गारो पहाड़ियाँ, मध्य भाग में खासी और पूर्वी भाग में जयंतियाँ पहाड़ियाँ हैं, ये याद रखिएगा। गारो, खासी, जयंतियाँ 3 जो है वो तीनों पहाड़ी है और तीनों मेघालय में है। और गारो पहाड़ियाँ का सबसे ऊंचा चोटी का नाम नाकरेक है, ये याद रखिएगा। और मेघालय पठार उत्तरी ढाल बहुत तीव्र है और जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी बहता है, मेघालय पठार में ही बहता है ब्रह्मपुत्र नदी। आगे सवाल देखते हैं क्या है। 44 नंबर में कह रहा है किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। तो ये जो शामिल होता है वो होता है एस तरंगे में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, एस तरंगे। और जिस स्थान से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। और कुछ बात करें तो जिस भूकंप तरंग को 3 श्रेणी में बांटा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। और एक जो है वो प्रथम तरंगे हो जाएगा, और दो में है द्वितीय तरंगे या फिर अनुप्रस्थ तरंगे, और एक हो जाएगा धरातीय तरंगे। तो ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल नंबर 45 में कह रहा है सूची को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है, तो आइए मिलाते हैं। तो बुलर झील जो है वो हो जाएगा, बुलर झील जम्मू कश्मीर हो जाएगा बुलर झील। और लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र हो जाएगा लोनार झील। और फिर पुलिकट झील जो है पुलिकट झील तमिलनाडु हो जाएगा। और लोकटक झील मणिपुर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। और ये क्या रखिएगा, डैल झील, बैरीनाग झील, मानस बैल झील, ये सब जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और चिल्का झील उड़ीसा में है। और बेम्बनाथ झील केरल राज्य में है। तो ये सब प्रमुख झील था, उसके बारे में बता दिए। आगे सवाल है कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह
यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसका भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो स्वतः ही समाप्त हो जाता है नागरिकता भारत का कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 9 के तहत, ये याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। और नागरिकता अधिनियम 1955 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसमें कई बार संशोधन भी किया गया है। आगे सवाल देखते हैं। 47 नंबर में कह रहा है भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका अध्यक्ष की बात करें तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, जवाहरलाल नेहरू। और संविधान सभा की कार्यपालिका 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ था। और संविधान सभा के प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष के बारे में बताते हैं। तो याद रखिएगा, संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, ये याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार पर उप समिति मौलिक अधिकार पर उप समिति के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी, ये सब याद रखिएगा। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 47 के। आगे सवाल है 48 नंबर में, कह रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो अभी बताए थे कौन सा भाग है, ये हो जाएगा भाग 2। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, भाग 2। और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। और भारत में नागरिकता संबंधित प्रावधान जो है वो ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। और भारत में एकल नागरिकता है, ये याद रखिएगा। और भाग 6 का संबंध राज्य की शक्ति के विस्तार से है, भाग 6 का संबंध। और भारतीय संविधान का भाग 7 का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, और ये याद रखिएगा। सॉरी, भाग 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, भाग 8। और कुछ बात करें तो भारतीय संविधान की 12 अनुसूची और 25 भाग और 448 अनुच्छेद है भारतीय संविधान में वर्तमान में अभी, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है 49 नंबर, कह रहा है इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 341। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 341। और कुछ बात करें तो अनुच्छेद 343 में कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी, लघु एवं कुटीर का विकास आदि का वर्णन है। अनुच्छेद, ये सब याद रखिएगा, अनुच्छेद 43 में। और अनुच्छेद 331 की बात करें तो अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व से संबंधित, अनुच्छेद 331। और अनुच्छेद 243 में जो है वो हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है, और ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल देखते हैं क्या है। पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? तो ये जो है वो हो जाएगा जिला परिषद। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, जिला परिषद। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने 1957 में किए थे, ये याद रखिएगा। और ये भी सवाल आता है कि बलवंत राय मेहता समिति किस वर्ष आया था? तो ये 1957 में। आगे सवाल है, इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? तो ये जो माना जाता है वो अटॉर्नी जनरल को। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अटॉर्नी जनरल। और भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत में महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है। और अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात रहते हैं, ये सब याद रखिएगा। और भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे, ये याद रखिएगा। MC सीतलवाड़ भारत के पहले महान्यायवादी थे। आगे जो सवाल है वो है मैथ रीजनिंग का, तो इसका आंसर बताते हैं। 52 का आंसर सी हो जाएगा इसका आंसर। और 53 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 53 के आंसर। और 54 की बात करें तो 54 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप PDF डाउनलोड करके बना लीजिएगा, इसका PDF हम टेलीग्राम पे दे देंगे। 55 के आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी। और 56 की बात करें तो 56 के हो जाएगा, 56 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 57 में कह रहा है एब्सिसिक अम्ल किस पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है? तो ये हो जाएगा जिब्रेलिक अम्ल पर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, जिब्रेलिक अम्ल पर उत्पन्न प्रभाव करता है, प्रतिकूल प्रभाव करता है। और एब्सिसिक जो है जिब्रेलिन के विपरीत कार्य करता है, ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल है 58 नंबर, कह रहा है हृदय आवेग का आरंभन और संचालन आगे निलय तक होता है,
इस आवेग के संचालन का सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही संचालन क्रम है वो हो जाएगा एस ए पर्व, उसके बाद ए भी पर्व, उसके बाद ए भी बंडल, उसके बाद फुरकिंजे रेसा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। और हृदय के विद्युत संकेत या आवेग साइनस नोड नामक विशेष ऊतक के समूह द्वारा उत्पन्न होता है। और हृदय की दीवारों में विशेष मांसपेशी कोशिकाओं का एक नेटवर्क पाया जाता है। आगे सवाल है 59 नंबर में कह रहा है इन तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा ताप बढ़ने के साथ साथ वाष्प दाब घटता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ताप बढ़ने के साथ साथ वाष्प दाब घटता है। 60 नंबर में सवाल है, कह रहा है 60 नंबर में कह रहा है कि 60 नंबर सवाल में कह रहा है कि लैम्डा वी, लैम्डा एक्स तथा लैम्डा एम जो है वो क्रमशः दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों की तरंग लंबाई को निरूपित करती है। तब तो ये जो निरूपित करता है तो ये हो जाएगा लैम्डा एम, लैम्डा वी और लैम्डा एक्स। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। और इसकी तरंग दैर्घ्य की बात करें तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 5000 से 7000 एंगस्ट्रम तक होता है, ये याद रखिएगा। और आगे सवाल देखते हैं क्या है। आगे जो सवाल है वो कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ में हाइड्रोजन का बंध प्रबलतम होता है? तो ये जो प्रबलतम होता है वो H2O। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, H2O। और इसके बारे में बात करें तो आवर्त में बाएं से दाएं विद्युत ऋणात्मक का मान बढ़ता है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मक का मान घटता है। तो ये सब याद रखिएगा आवर्त के बारे में। आगे सवाल है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। 62 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित बहुलकों में किन में प्रबल अंतरान्विक बल उपस्थित होता है? तो प्रबल अंतरान्विक बल की बात करें तो ये जो उपस्थित होता है वो हो जाता है नाइलॉन में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, नाइलॉन। और नायलॉन की बात करें तो नायलॉन धागे बनाने वाले रेशे हैं और जिनका उच्च तन्यता सामर्थ्य और उच्च गलनांक होता है नायलॉन का। आगे सवाल देखते हैं। और रबड़ जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है, रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ये याद रखिएगा। और पॉलीथीन की बात करें तो पॉलीथीन इथिलीन का बहुलक होता है। आगे सवाल मैथ रीजनिंग का है तो हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 63 के आंसर ए। और 64 की बात करें तो 64 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 64 के आंसर। और 65 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर 65 के बी हो जाएगा इसका आंसर बी। और 66 के हो जाएगा 66 के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और 67 की बात करें तो 67 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 67 के आंसर। और 68 की बात करें तो 68 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। और 69 में कह रहा है 69 में भी वही है सवाल, तो 69 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीजनिंग है। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप बना सकते हैं पीडीएफ से। 70 की बात करें तो 70 के आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर बी। और 71 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। और 72 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर 72 का। और अब आइए सवाल देखते हैं। कह रहा है 73 नंबर में सवाल है निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो मिनी संविधान जो है वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को बोला जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल है भारतीय संसद की संप्रभुता संबंधित है? तो संप्रभुता जो है वो संबंधित है न्यायिक समीक्षा से। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, न्यायिक समीक्षा। और भारत में संविधान की सर्वोच्चता है और भारतीय संविधान का संरक्षक और व्याख्यादाता उच्चतम न्यायालय को कहा जाता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को। और आगे सवाल देखते हैं। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिकी विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो प्रस्तुत किया गया था वो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में राधानगर नामक बंगाल के एक गाँव में हुआ था। और राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में किए थे। आगे सवाल है
निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो ये जो प्रस्ताव की घोषणा किए थे वो लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, लॉर्ड इरविन। और 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन ने दीपावली की घोषणा किया था। और वायसराय लॉर्ड इरविन का शासनकाल जो है वो 1926 से 1931 तक रहा था ये। और इरविन काल में वर्ष 1928 में कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। आगे सवाल है, और एक याद रखिएगा, 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का स्थापना भी किया गया था। ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो ये बना था यूनियनिस्ट पार्टी, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 77 के हो जाएगा। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर 1937 में चुनाव हुआ था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी की स्थापना 1936 में किए थे। आगे सवाल है, अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? तो अलाई दरवाज़ा की बात करें तो ये बना था अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने हजार खंभा महल का निर्माण करवाया था। और भू राजस्व की बकाया राशि की वसूली के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना किया था। और आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक जो था वो था खारवेल, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, खारवेल। और खारवेल जो है वो चेदी वंश से संबंधित था, चेदी वंश। और इस वंश को महामेघवाहन वंश राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, चेदी वंश को। और खारवेल जैन धर्म को मानने वाला था। और हाथी गुम्फा और रानी गुम्फा का संबंध खारवेल से है, ये सब याद रखिएगा। और अजातशत्रु जो है बज्जी संघ पर विजय प्राप्त किया था, अजातशत्रु, इसके बारे में याद रखिएगा। और बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था, बिंदुसार के बारे में। आगे सवाल है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। 80 नंबर सवाल कह रहा है, 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? तो ये जो किया था वो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, संविधान सभा के समक्ष रखे थे। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। और प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, प्रस्तावना को, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है 81 नंबर, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। तो कौन से शिष्य को सौंपा गया था? तो बंदा बहादुर को, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर का जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के राजौली गांव में हुआ था। और बंदा बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण दास था और इसके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज राजपूत था। और आगे सवाल देखते हैं क्या है। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो ये जो था वो था जूनागढ़, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, जूनागढ़। और जूनागढ़ रियासत की अधिकांश जनसंख्या हिंदू था और राजा मुस्लिम था, वहाँ के राजा मुस्लिम था। आगे सवाल देखते हैं। और एक याद रखिए, जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महावत खान ने माउंटबेटन की सलाह को दरकिनार करते हुए 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला लिया था। और भारत के एकीकरण के जनक लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। आगे सवाल मैथ रीजनिंग का है, तो इसका आंसर 83 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और 84 की बात करें तो PDF डाउनलोड करके आप बना लीजिएगा। 84 के आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका PDF हम टेलीग्राम पे दे देंगे। और 85 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 85 के आंसर। और 86 की बात करें तो 86 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86 के आंसर। और 87 के हो जाएगा 87 के ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। और 88 में कह रहा है अपोहन इकाई में जो तरल भरा होता है वह लगभग प्लाज्मा जैसी ही होता है। इसमें अंतर केवल यह होता है कि तरल में जो होता है वो यूरिया नहीं होता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, यूरिया नहीं होता है।
और ये याद रखिएगा कि जब गुर्दे काम करना बंद कर देता है तो रक्त से यूरिया जैसे अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए डायलिसिस करना आवश्यक होता है। डायलिसिस के द्वारा निकाला जाता है। आगे सवाल है 89 नंबर 89। मनुष्य का नेत्र गोलक तीन सतर का बना होता है। यह निम्न को घेरे रहता है। तो ये जो बना रहता है वो लेंस हो गया, और परितारिका हो गया जिसको आइरिस बोलते हैं, और दृक तंत्रिका हो गया जिसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। और स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर आप सभी लोग जानते ही होंगे। आगे सवाल है 90 नंबर, कह रहा है विवर्तन व अपवर्तन संकेत करते हैं। तो विवर्तन जो करता है, अपवर्तन वह तरंग प्रकृति का संकेत करता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, तरंग प्रकृति। और कंपटन प्रभाव तथा प्रकाश वैद्युत प्रभाव कण की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। 91 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र का स्रोत नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र का स्रोत नहीं है, वो हो जाएगा धारा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, धारा। आगे सवाल देखते हैं क्या है 92 नंबर में कह रहा है जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो जनन नियंत्रण के गोली के बारे में जो कथन सही है, इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्न का मिश्रण होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो ये लिंग हार्मोन होता है, और प्रोजेस्टेरोन जो है वो गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। आगे सवाल देखते हैं क्या है 93 नंबर में जो है रीजनिंग है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 94 की बात करें तो 94 के आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 94 के आंसर। और 95 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 95 के आंसर। और 96 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका आंसर 96 का बी। और 97 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 97 के आंसर। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 98 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 98 के आंसर। और 99 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 99 के आंसर। और 100 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 के आंसर। और 101 की बात करें तो 101 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 101 का डी। 102 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर, 102 के। 103 में कह रहा है निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया। तो ये जो बनाया गया था वो बनाया गया है इंडिया गेट। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, इंडिया गेट। और इंडिया गेट को अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है। और इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन का डिजाइन लुटियंस ने बनाया था। और इंडिया गेट लाल एवं पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर के द्वारा 1573 में करवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा के बारे में याद रखिएगा। आगे सवाल है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की त्याग कर दिया था। तो नाइटहुड का जो त्याग किए थे वो किए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, जालियांवाला बाग हत्याकांड। और इसकी बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था जालियांवाला बाग नरसंहार। और ये जो हुआ था वो रॉलेट एक्ट 1919 के बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील के काले कानून की संज्ञा दिया जाता है रॉलेट एक्ट को। और रॉलेट एक्ट के विरोध में ही ये किया गया था। आगे सवाल देखते हैं क्या है जुलाई 2025 तक में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। तो ये जो है रामसर स्थल वो हो जाएगा 91। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 91। और भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है। तो कितना है तो टोटल 20 है तमिलनाडु में रामसर स्थल। और 91वां स्थल जो है भारत का एशिया में सबसे अधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थलों वाला देश बन गया है। 91वें स्थलों के साथ भारत जो है एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल वाला देश बन गया है। आगे सवाल देखते हैं क्या है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया है विनोद कुमार शुक्ला को। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, विनोद कुमार शुक्ल। और ये छत्तीसगढ़ से पहले लेखक हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये याद रखिएगा। और विनोद कुमार शुक्ल ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले 12वें हिंदी साहित्यकार बन गए हैं।
और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में किया गया था। और पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार 1965 में मलयालम कवि शंकर कुरूप को उनकी कृति के लिए दिया गया था। और ओडाकू झल ये इनका किताब था, उनके लिए दिया गया था। आगे सवाल है 107 नंबर। भारतीय कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड अमेरिका देश की कंपनी के साथ मिलकर किस देश में लिथियम ब्लॉकों की खोज कर रही है? तो ये जो है वो हो जाएगा अर्जेंटीना में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, अर्जेंटीना। आगे सवाल है 108 नंबर में कह रहा है वर्ष 2025 में किसने फ्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार जीता है? तो ये जो जीता है वो जीता है लियू जियाकुन। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, लियू जियाकुन। और यह चीन देश के संबंधित है, चीन के रहने वाला है। आगे सवाल है मई 2024 में भारत किन दो देशों को पीछे छोड़ते हुए चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है? तो ये जो बन गया है वो ब्रिटेन और चीन को छोड़ करके। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए ब्रिटेन और चीन। आगे सवाल 110 नंबर में है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ऊर्जा भविष्य को आकार देना, चुनौतियों और अवसर निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया? तो सेफको 2025 का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है देहरादून में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, देहरादून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 23 जून। और इसकी बात करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत कुल 6 पदक जीता है, जिसमें से एक जो है वो स्वर्ण पदक है, ये याद रखिएगा। सॉरी 2024 में स्वर्ण पदक नहीं जीता, एक भी नहीं, 0 हो जाएगा स्वर्ण पदक। और रजत पदक 1 है और 5 कांस्य पदक है, 5 जो है वो कांस्य पदक है और 1 रजत पदक है, ये याद रखिएगा। आगे सवाल है स्वर्ण पदक तो 2020 के रियो ओलंपिक में जीता था नीरज चोपड़ा, गोल्ड मेडल 1। आगे सवाल है 112 नंबर। आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, भारत। और आगे सवाल जो है वो मैथ रीजनिंग का है, तो इसका आंसर बताते हैं। 13 के आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 के आंसर। और 14 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर, 14 के। और 15 की बात करें तो 15 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 के आंसर। और 16 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 के आंसर। और 17 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17 के आंसर। और 18 की बात करें तो कह रहा है पक्षी तथा स्तनधारी दोनों में ही निम्नलिखित अभिलक्षणों में से कौन सा एक लक्षण सामान्य रूप से पाया जाता है? तो कौन सा लक्षण है? तो ये हो जाएगा नियततापी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, नियततापी। और आगे सवाल 19 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तक तंत्र की पहचान कीजिए। तो ये जो है वो हो जाएगा मृदु उत्तक। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, मृदु उत्तक। और जाइलम तथा फ्लोएम दोनों जटिल उत्तक है। और बाह्य त्वचा जटिल है और इसमें से अस्टोमेटा पाया जाता है इसमें। आगे सवाल है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। 20 नंबर में कह रहा है रिएक्टर में ग्रेफाइट एवं भारी जल मंदक के रूप में प्रयुक्त होता है, मंदक का कार्य होता है। तो मंदक का जो होता है वो होता है न्यूट्रॉनों की गति को कम करके तापीय ऊर्जा तक लाना। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। और रिएक्टर में मॉडरेट के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल लिटको का उपयोग किया जाता है। और मॉडरेट का कार्य न्यूट्रॉन को ऊष्मीय ऊर्जा तक धीमा करना होता है मॉडरेटर का। आगे सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा चांदी का अयस्क है, यानी सिल्वर का अयस्क पूछ रहा है? तो ये हो जाएगा अर्जेंटाइट। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अर्जेंटाइट। और ये याद रखिएगा पेंटलेडाइट निकल का अयस्क है। और स्मल्टाइट कोबाल्ट का अयस्क है। और हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, जिसका सूत्र होता है Fe2O3, इसका सूत्र होता है। और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। आगे सवाल है 122 नंबर सवाल में कह रहा है 122 का जो है वो आंसर हो जाएगा इसका, 122 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। और ये रीजनिंग है। 123 की बात करें तो 123 की हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 124 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 125 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 125 के आंसर। और 126 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, 126 के डी। और 127 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर, 127 के। और 128 की बात करें तो 128 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका 128 का। और 129 की बात करें तो 129 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर बी।
और 130 की बात करें तो 130 की हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर ए। और 131 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। और 132 नंबर में आइए, कह रहा है 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन हैं? तो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जो हैं वो हो जाएंगे भर्तृहरि महताब। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, भर्तृहरि महताब हो जाएगा। और भर्तृहरि महताब जो है वो 7वीं बार लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं, ये याद रखिएगा। आगे सवाल देख लेते हैं क्या है। और एक 17वीं लोकसभा के बारे में याद रखिएगा। 17वीं लोकसभा का जो प्रोटेम स्पीकर थे वो थे वीरेंद्र कुमार। 133 नंबर में कह रहा है भारत के पहले चंद्र मिशन फर्स्ट के मिशन डायरेक्टर कौन हैं जिनका 14 जून 2024 को निधन हो गया? तो इनका जो हैं वो हो जाएंगे श्रीनिवास हेगड़े। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, श्रीनिवास हेगड़े। और वह 3 दशक से अधिक समय तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो से जुड़े रहे हैं श्रीनिवास हेगड़े 3 दशक तक। और चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। और चंद्रयान फर्स्ट का जो रॉकेट था वो PSLV-C11 था, ये याद रखिएगा। और चंद्रयान की बात करें तो चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर श्रीकांत हैं, चंद्रयान 3 के डायरेक्टर। आगे सवाल है हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो ये जो आता है वो पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, पश्चिमी हिंदी। और कुछ प्रमुख हिंदी उपभाषा है और उसके बोलियां हम बताते हैं। तो पश्चिमी हिंदी में जो है वो कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, ये सब हो जाएगा। और पूर्वी हिंदी में जो है वो हो जाएगा अवधी, बहोली और छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी हो जाएगा। और एक याद रखिएगा पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली, ये हो जाएगा पहाड़ी हिंदी में। और एक याद रखिएगा राजस्थानी हिंदी, तो राजस्थानी हिंदी में जो है वो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये हो जाएगा राजस्थानी हिंदी। और एक याद रखिएगा बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी जो है वो हो जाएगा भोजपुरी, मगधी, मैथिली और अंगिका, ये सब हो जाएगा बिहारी हिंदी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 134 का। आगे सवाल 135 नंबर में कह रहा है भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? तो इसका जो था वो था 6%। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 6%। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर 5% था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 1985 से 1990 में चलाया गया था। आगे देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। 136 नंबर में है एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है राजस्व बजट। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, राजस्व बजट। और राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ तथा राजस्व व्यय शामिल होता है। और इसके बारे में कुछ बात करें तो राजस्व बजट लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। आगे सवाल है मोहिनी अट्टम की जननी किस पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है? तो ये जो है वो हो जाएगा कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, ये आंसर हो जाएगा। और मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है जिसे एक महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और 1974 में संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत किए गए हैं। और ये याद रखिएगा मोहिनी अट्टम आँखों और इशारों के अभिव्यक्ति के लिए कथकली का ऋणी है। आगे सवाल है चेक गणराज्य देश की मुद्रा क्या है? तो ये जो मुद्रा है वो कोरोना हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, कोरोना। और कोरोना का संक्षिप्त की बात करें तो CZK द्वारा इंगित किया जाता है। CZK द्वारा इसका संक्षिप्त किया जाता है इंगित। जैसे रुपया के लिए R ऐसे लिखा जाता है, रुपया हो जाएगा वैसे। और डेनमार्क देश की राजधानी कोपेनहेगन है और इसका मुद्रा क्रोन है, क्रोन। और कोस्टारिका की मुद्रा जो है वो कोलोन हो जाएगा, कोस्टारिका की मुद्रा। और कोस्टारिका की राजधानी सान हो जाएगा, सान जोस। आगे सवाल देखते हैं क्या है। 139 नंबर में कह रहा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है नेल्सन मंडेला। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला एक अफ्रीकी राजनीतिज्ञ और कार्यकर्ता थे। और 1994 में दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला का दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा था नेल्सन मंडेला को। आगे सवाल है सांसद आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2014 में किसके जयंती पर पेश किया गया था? तो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, जयप्रकाश नारायण।
आगे सवाल है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो ये सीमा साझा करता है 5 राज्य। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका 5 राज्य। और भारत नेपाल के बीच सीमा नेपाल और ब्रिटिश राज्य के बीच 1816 की सुगौली की संधि के तहत हुआ था, ये याद रखिएगा। और 1950 में भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि हुआ है। और जो भारत के 5 राज्य है उसके बारे में बताते हैं। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सिक्किम और पश्चिम बंगाल और बिहार, ये 5 राज्य हैं भारत के जो कि नेपाल से सीमा साझा करता है। आगे सवाल देखते हैं। आगे मैथ रीजनिंग का है, इसका आंसर हो जाएगा 142 का ऑप्शन नंबर 2। और 143 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 144 की बात करें तो 144 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 144 के। और 145 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। और 46 की बात करें तो 146 के आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 147 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? तो ये हो जाएगा पेशी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका पेशी। और पेशी जो है पेशीय ऊतक में आता है। और हड्डी और उपास्थि के बीच अंतर जो होता है वो बहुत सारा होता है। और एक याद रखिएगा, हड्डी जो है वो संयोजी ऊतक से बना होता है, कठोर जटिल और संरचनाएं होता है। और उपास्थि जो है वो संयोजी ऊतक से बना एक नरम और सरल संरचना होता है। ये सब याद रखिएगा। आगे सवाल है, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो एथिलीन का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है फलों को जल्दी पकाने के लिए। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, फलों को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है एथिलीन का प्रयोग। 149 नंबर में कह रहा है, मोसले नियम संबंधित है। तो मोसले नियम जो है वो लाक्षणिक एक्स किरणों से है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, लाक्षणिक एक्स किरण। और आगे सवाल देखते हैं क्या। 150 नंबर आज का आखिरी सवाल ये है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का संरक्षण नम हवा में आसीन से होता है? तो ये जो होता है वो लोहा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, लोहा। और लोहा जो है, लोहा दी गई सभी धातुओं में इससे सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ये याद रखिएगा। तो ये था बिहार एसएससी सीजीएल 4 बीएससी सीजीएल 4 एएसओ का प्रैक्टिस सेट। और बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।